सो क्या हाल है आपके? मैंने अभी देखा आपको और सब ठीक है? अच्छा मैं तो ठीक हो रहा मेरा, और आप भी ठीक हैं? आप तो माशाल्लाह। ओके, इट्स गुड। कल हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था जिसमें हमने थोड़ी सी इस बात पे गुफ्तगू की थी कि अकाउंटिंग क्या है और क्यों अहम है। आज से हमने बाकायदा आगाज़ करना है, मुख्तलिफ टॉपिक्स का एक एक करके हम बात करेंगे, चलाएंगे। इसकी जो तरतीब है वो हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग तरतीब रखेंगे कि हम चैप्टर नंबर 1 से नहीं पढ़ेंगे, हम कहीं जंप करके आगे से इसको पढ़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस की तरफ आएंगे। अकाउंटिंग में जो कल हमने एक बुनियादी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, पूरी लेक्चर का जो क्रक्स है वो उसकी एक डेफिनेशन है। कोई डेफिनेशन के बारे में तज़किरा कर सकता है? अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग क्या करती है? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करती है। एनालाइज करने के लिए आसान होता है। नहीं यार, इन्हीं गल्लां कित्थों आ गई? डेफिनेशन की गल हो रही है। सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। किसको? बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को। ओके, सो ये जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसमें दो अल्फाज, सारे अल्फाज बड़े अहम हैं, लेकिन इसमें दो अल्फाज ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी पहले आपको नो हो चाहिए। एक तो ये कि बिजनेस से क्या मुराद है। तो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग में बिजनेस से क्या मुराद है? बिजनेस से मुराद है, आपका इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और जिसका मकसद प्रॉफिट एवरेज कमाना हो, मैक्सिमाइज करना ना हो। ओके यार, एवरेज बस कमा के लें, ज़्यादा ना भी हो तो गुजारा हो जाएगा, बस वो बिजनेस नहीं होगा। प्रॉफिट तो उसमें है। ओके, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, या अगर मैं यूँ कहूँ ऐसी एक्टिविटी कह लीजिए जिसका मकसद ये है कि मुनाफा कमाना है, वो बिजनेस है। ये एक्टिविटी क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे आप रोज़ घर से कॉलेज जाते हैं और आने जाने पे ट्रांसपोर्टेशन पे आपके पैसे लग जाते हैं। आपने सोचा यार इतने पैसे रोज़ लग जाते हैं, ऊबर वाला रोज़ इतने पैसे ले लेता है, तो क्यों ना मैं काम करूं कि हम 2-3 दोस्त एक ही जगह से आते हैं, हम मिल के एक गाड़ी खरीद लेते हैं और उस पर आएंगे तो हमें उतने पैसे नहीं पड़ेंगे, तो हमें पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। तो फर्ज कीजिए कि पहले आप रोज़ जब आते जाते थे तो लेट से आपका एवरेज 500 रुपये रोज़ लग जाता था। महीने में आप 25 दिन आते थे तो 12,500 का खर्च हो जाता था, और फिर इसी तरह 12,500 वापसी पे भी खर्च हो जाता था। 25,000 आपका महीने का खर्चा हो रहा था। आपने 2-3 दोस्तों ने मिल के ले ली गाड़ी, अब आपका महीने में खर्चा होता है 5,000 रुपये का, तो आपको 20,000 रुपये बचना शुरू हो गया। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस एक्टिविटी? कैन वी कॉल इट अ बिजनेस? पैसे तो बच रहे हैं। डील होने से क्या मुराद है? यानी डील होना क्या होगा? ये बिजनेस की टाइप्स में नहीं आता। बिजनेस की टाइप्स कौन सी हैं? ट्रेडिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये हम सर्विस ही तो कर रहे हैं, नहीं? तो किसी दूसरे को प्रोवाइड करना लाजमी है। ओके, सो एक कारोबार में जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप किसी दूसरे को, नॉट अपने आप को, किसी दूसरे को कोई सर्विस दे के, चीज़ें दे के कोई पैसे कमा रहे हैं या कमाने का इरादा रखते हैं। हो सकता है ना कमा रहे हो, जरूरी तो नहीं कि कारोबार का मुनाफा ही होता है, नुकसान भी तो हो ही जाता है, पर कर तो इसी नीयत से रहे हैं कि कमाऊंगा, लेकिन अभी कमाए जा नहीं रहे फॉर एग्जाम्पल, तो भी ये बिजनेस ही है।
यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस पैदा कर लेना जरूरी है कि बिजनेस में और को ओनरशिप में फर्क है। यानी एक चीज को आपने और मैंने मिल के खरीद लिया डज नॉट मीन कि हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आपने मैंने मिल के गाड़ी खरीद ली कि ओ इस पर रोज जाएंगे हमारा खर्चा बचेगा, डज नॉट मीन कि ये बिजनेस है। बिजनेस में आप किसी थर्ड पार्टी को कोई सर्विस देंगे या कोई एक्टिविटी करेंगे तो ही वो बिजनेस के ज़मरे में आएगी। अगर वही गाड़ी आप इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि हम तो जा ही रहे हैं, साथ सवारियां भी उठाई जाएं, ठीक है, तो जो सवारियां आप उठाने का अमल शुरू कर दिया आपने, उसमें वो जो उनसे आपने किराया लेना शुरू कर दिया, तो यानी एक तरह से आपने रेंट ए कार जैसा काम शुरू कर दिया है या एक ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर दिया है, तो वो डेफिनेटली एक बिजनेस कहला सकता है। तो बिजनेस से मुराद तो यही है कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना है। तो मैं कह सकता हूं कि बिजनेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज aimed to earn profit, जिसका मकसद मुनाफा कमाना है। मुनाफा होना जरूरी नहीं है, जिसका मकसद मुनाफा कमाना है। अच्छा, ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि जैसे आप कहते हैं ना कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चल रहा है, चैरिटेबल, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? क्या ये मुनाफा नहीं कमाते? मिसाल के तौर पे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल दी जाती है कि शौकत खानम लेबॉर्ट्रीज बड़ी हैंडसम अमाउंट चार्ज करती है लैब टेस्ट का। तो क्या ख्याल है, शौकत खानम एक बिजनेस है या एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, हालांकि उसको मुनाफा हो रहा है। जाहिर है एक टेस्ट का उन्होंने 8,000 रुपये मांगा है आपसे, उस टेस्ट पर उनका खर्चा तो 2,000 ही आना है या 4,000 आ जाएगा। तो जो पैसे बच रहे हैं, मुनाफा तो हो रहा है, फिर वो चैरिटेबल कहला रहा है, वो बिजनेस नहीं कहला रहा। डिफरेंस क्या है? उसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। यानी दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्किंग टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज वर्किंग टू फॉर सम सोशल वेलफेयर। माइट बी दे मे हैव एन आर्गूमेंट कि जनाब ये जो मैं आपसे 3,000 रुपये वाले टेस्ट के 8,000 रुपये ले रहा हूँ, ये जो 5-5 हज़ार करके मुझे बच रहे हैं, फिर ये पैसे मैं वहाँ लगा भी तो देता हूँ ना, कि फलां शख्स के कैंसर के इलाज पे उसके पास पैसे नहीं थे, मैंने फ्री इलाज किया, तो उधर जो मेरा 55 लाख रुपए लग गया वो यहीं से ही आया था, तो लगा था और कहाँ से लगा था। तो और हो सकता है वो लगा के फिर पैसे बच जाएं, बट दैट इज स्टिल नॉट प्रॉफिट, क्योंकि वो फिर किसी और पे लग जाएगा। तो एक बिजनेस में और एक नॉन प्रॉफिट इदारे में फ़र्क यही होता है कि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है और एक नॉन प्रॉफिट इदारे का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। हो सकता है उसको प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अच्छा, एक ऐसा इदारा जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको प्रॉफिट हो गया, अब घर ले जाए? नहीं, वो घर नहीं ले जा सकता। एक नॉन प्रॉफिट यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी होती है कि वो उस कारोबार में से, उस काम में से कोई भी मुनाफा अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकता। सो इसका मतलब है कि आपने एक हॉस्पिटल बनाया कमर्शियल बेसिस पे, से मिडिल लतीफ, वहाँ से आपने मुनाफा कमाया और मुनाफा आप घर ले गए। आपने एक हॉस्पिटल बनाया चैरिटेबल, वहाँ से भी मुनाफा हुआ, अब ये घर नहीं ले जा सकते, वो वहीं हॉस्पिटल में ही लगा देंगे, उसी को एक्सपैंड कर देंगे, उसी में किसी का फ्री इलाज कर देंगे, वो वहीं रहेगा, घर नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ नॉन बिजनेस या एनजीओ, जिसके लिए एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली है, बट सही लफ्ज़ है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बिजनेस में और एक एनपीओ में बुनियादी फ़र्क यही है, एक बिजनेस का जो मकसद है वो मुनाफा कमाना है और एक एनपीओ का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि कोई सोशल वेलफेयर या कोई और कॉज है। जैसे अखुवत का नाम आपने सुना होगा, सुना हुआ? अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का एक बड़ा नाम है। तो उनका वो क्या कारोबार करते हैं, यानी उनका क्या, यानी इदारे का क्या मकसद है, क्या करता है वो, कोई बता सकता है? स्कॉलरशिप्स। अच्छा, और अखुवत, क्या बड़ा नाम है, तो प्राइड है हमारे पाकिस्तान का।
अखुवत बिला सूद कर्जे देता है, छोटे कर्जे देता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस, छोटे कर्जे देता है। मिसाल के तौर पे ये एक साहब हैं, मैं आप में से किसी का नहीं ले रहा, ये एक साहब हैं, ये कहते हैं कि मुझे अगर 25,000 रुपये मिल जाए ना तो मैं फ्रूट की रेडी लगा सकता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कमा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 25,000 मिल जाए मैं फ्रूट की रेडी लगा दूंगा। बिस्मिल्लाह, ये 25,000 रुपये ले जाएँ, जाके कारोबार करें। वो जाके अपनी फ्रूट की रेडी लगाएगा। इन सम टाइम्स हिज लाइफ विल बी टर्न अराउंड, वो 25,000 वापस भी कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसका कारोबार भी लग जाएगा। इसी तरह कोई खातून कहती है जी मुझे अगर सिलाई मशीन मिल जाए तो आई विल स्टार्ट मेकिंग मनी, ये लें सिलाई मशीन, करो बिस्मिल्लाह। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस है ना, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, ऐसे छोटी अमाउंट जो है इसके वो कर्जे देते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज देयर रिकवरी रेशियो इज क्लोज टू 100%, देयर इज नो डिफॉल्ट। यानी किसी को पैसे दिए हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि वो पैसे लेके नस गए भी ऐसा हो जाता है ना चैरिटेबल में, तो ये काम हो ही सकता है कि कर्जे पे इंटरेस्ट भी कोई नहीं है। बैंक जब देता है तो वो काफी ज्यादा बांध के पैसे देता है, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पैसे लेके तो काफी चांसेस है ना कि बंदा लेके निकल जाएगा, लेकिन जाहिर है कि वो अखुवत खुद भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करता होगा कि ये बंदा जेन्युइन है या वो पैसे ही ऐंठने आया है। तो द रिकवरी रेशियो इज क्लोज टू 100%, सो इट्स फैंटास्टिक। एंड दे हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ फ्यू बिलियंस, यानी अरबों रुपए में उनकी ये जो पोर्टफोलियो है जो उन्होंने कर्जे दिए हुए। खैर, तो वापस आते हैं। तो ये जो हमने बात की ना बिजनेस की, तो ये बात आपको वाज़ेह है बिजनेस की। और ये एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्ट करना होता है किसी चीज में कुछ लेन देन करना, कि मैंने आपको ये मार्कर दिया फॉर एग्जांपल और आपसे पैसे ले लिए, नहीं बेचा, तो ये हुई ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्ट करना मतलब कुछ लेन देन करना। ये सेल परचेज भी लेन देन है। इसी तरह सर्विसेज का लेना भी एक ट्रांजैक्शन है। कोई चीज़ किराए पे ले लेना भी एक ट्रांजैक्शन है। यानी आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली है तो ये रेंटल अरेंजमेंट भी एक ट्रांजैक्शन है। आपने दुकान ली है और अब आप किराया देते हैं, ट्रांजैक्शन है। आपकी दुकान में कोई खराबी हो गई है, मैकेनिक बुलाया है, इलेक्ट्रीशियन आया, वो आकर ठीक करके चला गया, ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन मीन्स बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज जिसमें कुछ लेन देन हो रहा हो। अच्छा, इसी में ही मैंने ये मार्कर फिर आपको दिया, पैसे नहीं लिए, उधार पे दे दिया, ये भी ट्रांजैक्शन है। इसमें लेन देन क्या हुआ है? यानी इसमें देन देन ही हुआ है, लेन तो कुछ नहीं हुआ। इसमें लेन देन क्या हुआ है? इसमें दिया मैंने मार्कर है, लिया मैंने आपसे, आपका प्रॉमिस है दैट यू विल पे मी, है ना। मैंने आपको दिया, मैंने कहा ये भाई रख लो, और कब दोगे पैसे? आपने कहा हफ्ते बाद दे दूंगा। सो द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। व्हाट? आई गेव यू समथिंग एंड यू गेव मी समथिंग। समथिंग इज व्हाट? प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। सो अ प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर इज एक्चुअली समथिंग यू हैव गिवन मी। सो ये भी ट्रांजैक्शन है। तो उधार यानी, सो ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन कि इसमें हमेशा कैश ही होगा, ये अदर देन कैश भी हो सकता है, ये बार्टर भी हो सकता है। यानी मैंने आपको मार्कर दिया और आपसे कोई कलम ले लिया, तो ये भी हो सकता है। सो ट्रांजैक्शन मीन जो बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि हमने बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। अब इस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि वो क्या तरीकाकार डिवाइस करें इसको रिकॉर्ड करने का। जैसे कल मैंने एक जिक्र किया था, एक आम दुकानदार कैसे रिकॉर्ड करता है, उसके पास एक कॉपी है जिसमें वो हर कस्टमर का नाम लिख लेता है, उसका घर का नंबर लिख लेता है, उसका फ़ोन नंबर लिख लेता है। वो कॉपी के टाइटल में लिख देता है ना कि उसने आपका नाम लिख दिया और साथ आपका फ़ोन नंबर लिख दिया, और उसको पता है कि जनाब ये वो सामने नुक्कर वाला कार्य नंबर 14D, राइट। अब जब वो आपको चीज़ें उधार पे बेचता है तो जस्ट वो आपके नाम से लिख देता है कि 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो मिर्च, काइंड ऑफ, राइट। वो आपके साथ चीज़ें लिखता रहता है और पैसे बनाता रहता है। हफ्ते महीने बाद आप जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई फिर मेरा हिसाब कितना होगा, इतने पैसे होंगे, चलो एलो जी 5,000, खत्म हो गई बात। ये उसकी सिस्टमैटिक अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इसके अंदर कुछ साइंटिफिक तरीका अडॉप्ट करता है कि नहीं, हम इसका पूरा तरीकाकार एक रूल्स डिवाइस करेंगे और रूल्स के मुताबिक लिखेंगे, तो फिर इसका फायदा होगा कल को बिजनेस को, और बिजनेस कल को डिसीजन मेकिंग में इसको यूज कर सकेगा। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग अब हम पढ़ने लगे हैं। इस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग को सीखने के लिए
जो सबसे पहले बात हमें सीखना ज़रूरी है वो ये है कि अकाउंटिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अकाउंटिंग में डील किया जाएगा, जिनके मतलब कोई बात की जाएगी। ये 5 आइटम्स हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। जैसे आप कहते हैं ना कि कितने अनासिर हैं जिनसे इंसान बना है? कितने एलिमेंट्स हैं जिनसे इंसान बना है? हाँ, काफी कितने एलिमेंट्स हैं? कहते हैं कि इंसान के बनने में आग भी शामिल थी, पानी भी शामिल था, और चलिए इंसान की बात नहीं करते, पूरी कायनात की बात करते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट टेबल दी, पीरियोडिक टेबल की गल नहीं हो रही। एक मूवी है फिफ्थ एलिमेंट, किसी को है तफाक वो देखने? यार किधर जिंदगी गुजारी है आपने अच्छा जी, जब हमारे एक वो भी हैं जो हमारे शायर मशरक ने कहा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवा, है ना, 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ये बहरल 5 अनासिर हों तो अकाउंटिंग बनती है। एसेट्स, लायबिलिटी, ये बेसिकली एसेट है, लफ्ज़ प्लूरल में एसेट्स हो जाता है। लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। आम अंग्रेजी ज़बान में आप लफ्ज़ एसेट से क्या मुराद समझते हैं? असासा, यस, क्या होता है ये? कोई चीज़ मलकियत में, जी, प्रॉपर्टी, जायदाद, सरमाया, है ना, पैसे। सो एसेट से मुराद आम ज़बान में, आम अंग्रेजी इस्तिलाह में हम कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारी मलकियत में हो, हमारी जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, कैश हो। ये चीज़ें हमारे एसेट्स या असासाजात कहलाते हैं। अकाउंटिंग इसको डिफाइन करती है कि एसेट्स आर रिसोर्सेज। रिसोर्स होता है ना, कोई ऐसा जरिया जिससे आपको काम कर सकें। एसेट्स आर रिसोर्सेज। हैविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसके अंदर कोई रुपयों पैसों में फायदा छुपा हुआ हो। हैविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जिसको ये कारोबार कंट्रोल करता हो। भाई आपका एसेट तो आपका एसेट है ना, मेरा थोड़ी है। मेरा तो तब होगा ना जब मेरे कंट्रोल में होगा। मेरा एसेट क्या है? ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं और उसके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। ये कम से कम 3 बातें पूरी कर लीजिए। हर वो चीज जिसमें ये 3 बातें पूरी हो जाएंगी वो एसेट बन जाएगा। इसके आगे मैं जुमला पूरा कर दूं, विच अराइजेज ड्यू टू पास्ट इवेंट, जो माजी के किसी इवेंट के नतीजे में वजूद में आया है। जाहिर है एक चीज जो भी फ्यूचर में वजूद में आनी है वो आज तो मेरा एसेट नहीं है ना। मैं कहूं कि हफ्ते बाद मेरे पास 50 लाख रुपया आ जाएगा, आज तो वो मेरा कुछ भी नहीं है। आज तो मेरे पास आई मीन नथिंग। मैंने एक बॉन्ड ले लिया है, हफ्ते में मेरा वो बॉन्ड निकल जाएगा है ना, निकल जाएगा, हफ्ते में मेरा बॉन्ड निकल जाएगा।
और मेरा उस पर इनाम लग जाएगा। बाबा जी ने कह दिया इनाम उन साढ़ा ही है। आज कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ वो बॉन्ड ही है जो आपका एसेट है, 600 रुपए का, 1000 रुपए का, 25,000 रुपए का, जितने का भी है। आप उस 25,000 में से आप समझते हैं कि हफ्ते बाद मेरा 50 लाख निकल आएगा, तो भाई आज वो कुछ नहीं है, ना वो आपके कंट्रोल में है, ना वो कोई चीज है, और वो पास्ट इवेंट से वजूद में नहीं आई। हाँ, फर्ज कीजिए हफ्ते बाद एक्चुअली आपका इनाम लग गया, अब आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास एक एसेट है। क्या? मेरा 50 लाख रुपए मैंने लेना है हुकूमत पाकिस्तान से। हालांकि नकद नोट आज भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज वो एसेट है, आपने पैसे लेने हैं हुकूमत से। ये एक रिसोर्स है जो कि पैदा हो चुका है, पास्ट इवेंट, और आपके कंट्रोल में है। कैसे कंट्रोल में? कानून बना हुआ है, कानून के तहत आपके राइट्स हैं कि आप ले सकते हैं ये पैसे, और उसके अंदर पैसे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। आपने एक गाड़ी ले ली है, तो गाड़ी क्या है? वो एक रिसोर्स है, पास्ट इवेंट से वजूद में आई है, आप कंट्रोल करते हैं, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। आपने एक बिल्डिंग ले ली है, इसमें रिसोर्स है, ये पास्ट इवेंट से वजूद में आई है, ये आप कंट्रोल करते हैं, और इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। ठीक है? आपने बैंक से एक गाड़ी लीज पे ले ली है। लीज तो आपको मालूम ही है, गाड़ी लीज सब जानते हैं ना? किसी को ना मालूम हो? क्या होती है लीज? जी, किस्तों पे आपने गाड़ी ले ली है। ओके, बताइए क्या वो मेरा एसेट है? आपने एक गाड़ी, आपका दिल चाहा कि आप एक गाड़ी लें, आपने कहा आओ बैंक के पास जाते हैं, उसको कहते हैं लीज कर दे, उसने कर दी, गाड़ी लेके आप घर आ गए, क्या वो आपका एसेट है? ऑफ कोर्स ये बिजनेस की बात हो रही है, जाती बात नहीं हो रही। यानी जाती तो फिर वो जाती होती है ना, हम तो अकाउंटिंग का ताल्लुक सिर्फ बिजनेस से है, अकाउंटिंग का ताल्लुक मेरी आपकी जातियात से नहीं है। तो जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर को बात करेंगे ना, तो हम उसको बिजनेस की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। ओके, सो आपका एक बिजनेस है, आपको बिजनेस के लिए फर्ज कीजिए एक वैन चाहिए थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैन चाहिए थी, आपने बैंक को कहा वैन लीज कर, तो बैंक ने कर दी। अब लेकिन आप इसके मालिक नहीं है, मालिक इसका बैंक है। 5 साल बाद आप मालिक बनेंगे। तो क्या ये आपका एसेट है कि नहीं है? ये आपका एसेट है। ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि इस डेफिनेशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ दैट यू ओन इट। अगर उसको ओन करना लाजमी होता तो डेफिनेशन में लिखा होता ओन्ड बाय द बिजनेस, नहीं लिखा हुआ है कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। दैट्स अ बिग डिफरेंस। अगर यहां लिखा होता ओन्ड बाय द बिजनेस, तो फिर सिर्फ मलकियत फैसला करती कि आपका ये एसेट है या आपका ये एसेट नहीं है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन के एतबार से कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस अगर स्टैब्लिश हो जाए तो ये आपका एसेट है। कंट्रोल कैसे होता है? अगर उसके इकोनॉमिक बेनिफिट आपके कंट्रोल में। ये जो गाड़ी जब आप बैंक से लीज पे लेके आते हैं तो ये आपके ही कंट्रोल में होती है, ये आपकी ही होती है। कंट्रोल का एक आसान सा तरीका हो सकता है समझने का, यानी जहां पे आपको डाउट हो ना कि यार ये उधार है, मलकियत मेरे पास है नहीं, पता नहीं ये मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, उसका एक आसान सा शॉर्टकट एक समझने का ये हो सकता है कि आप सोचें कि अगर एसेट की कीमत बढ़ जाए तो फायदा किसको होगा? अगर तो मुझे ही होगा, तो मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं। आप बैंक से एक गाड़ी थी, फर्ज करें 40 लाख रुपए की, आपने बैंक से लीज करा ली, बाद में गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई और गाड़ियां 50 लाख रुपए की हो गई, फायदा किसको होगा? बैंक को या हमें ही होगा। बैंक को तो वही पैसे देने जो देने, वाइस वर्सा। गाड़ी की कीमत गिर गई, 40 लाख वाली गाड़ी 22 लाख रुपए की हो गई, नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा। बैंक को तो उतने ही पैसे देने हैं भाई। इसका मतलब है हालांकि मलकियत मेरे नाम है नहीं, लेकिन दरअसल ये मेरा ही एसेट है, तभी तो इसका नफा नुकसान मुझे ही होना है, उसको नहीं होना। गाड़ी की कीमत बढ़ गई, नफा मुझे होना है, गाड़ी की कीमत गिर गई, नुकसान भी मुझे ही होना है, बैंक को कोई। हालांकि कानूनी नजर से मालिक बैंक है, बट हकीकत उसकी क्या है? मालिक मैं ही हूं, नफा नुकसान मेरा ही है, ये मेरा ही एसेट है। 4-5 साल बैंक ने तो सिर्फ मलकियत अपने नाम इसलिए रखी हुई है क्योंकि
उसने एक तरह से सिक्योरिटी ली हुई है। भाई देखा ना, गाड़ी भी आपको दे दी, पैसे भी नहीं लिए। कल को अगर आप पैसे देने से मुकर जाएं तो गाड़ी की मलकियत उसके पास है ना, वो जाके गाड़ी कब्जे में ले लेगा। वो कहेगा जनाब मैं मालिक हूँ, गाड़ी वापस दो। अगर वो गाड़ी भी आपके नाम लगा देता है तो कल को आप पैसे ना देते तो फिर वो क्या करता? फिर वो कोर्ट में जाता और जाके आपके खिलाफ मुकदमा करता कि जी मेरे पैसे दे। मुकदमा चलता रहता। अभी वो क्या करेगा? वो जाएगा, जाके गाड़ी उठा लेगा, वो कहेगा मैं मालिक हूँ गाड़ी का। ये ऐसी है कि जैसे मैं गाड़ी आपको दे दूं हफ्ते के लिए और 4 दिन बाद 5 दिन बाद को यार मुझे गाड़ी वापस ही आओगे, मैं नहीं देता, मैं कहूँगा इधर आना जरा, मैं दूसरी चाबी लेके आया तो मैं खोल के ले गया। ठीक है। सो मेनी टाइम्स एसेट्स की मलकियत हमारे पास नहीं होती है, फिर भी वो हम कहते हैं हमारे एसेट्स हैं। क्यों हमारे एसेट हैं? क्योंकि हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं, हमारी वो चीज है। भले मलकियत सारी जिंदगी नहीं हमें मिलनी, उसके बेनिफिट तो हमें ही मिल जाने हैं ना। एक गाड़ी है, उसकी लाइफ कितनी हो गई? 20-25 साल फर्ज कर लेते हैं। फिर आज आप देखें तो आपको सड़क पे को 25-30 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी शायद ही कभी नजर आए। और जैसे सुजुकी एफएक्स कभी कभी नजर आ जाती है, रूटीन में तो नहीं नजर आती ना, वही एक पुरानी गाड़ी है। उसके बाद आपको पुरानी कोई मेहरान नजर आ जाएगी, बहुत रेयर कोई 86-88 मॉडल की करोला नजर आ जाएगी, ये आप 2D भी काफी पुरानी हो गई वो नजर आ जाएगी। बट यूजुअली आप सड़क पे कौन सी गाड़ियां देखते हैं? 15-20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं देखते आप, और ट्रकों को छोड़ दें। ठीक है। तो लेट से हाइपोथेटिकली कि एक गाड़ी की लाइफ है 25 साल। फर्ज कर लीजिए कि मैं एक कंपनी से ये मुआहदा करता हूं कि यार ये गाड़ी आप मुझे रेंट पे दे दें, खरीद नहीं रहा, लीज भी नहीं कह रहा, रेंट पे दे दें 25 साल के लिए। ये मेरी गाड़ी है, और सारी लाइफ तो मैंने इस्तेमाल कर लेनी है उसकी, सारा जूस तो मैंने ले लेना ना उसका, जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उस गाड़ी वो कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूं, मेरी गाड़ी है। मलकियत होना जरूरी नहीं है, कंट्रोल होना जरूरी है। अच्छा, एसेट जो है ना, वो दरअसल अकाउंटिंग की नजर से अगर देखें तो एसेट उस फिजिकल चीज का नाम नहीं है, उस चीज के अंदर जो बेनिफिट्स हैं जो मैंने लेने हैं उनका नाम है। सो वो जो गाड़ी आपने लीज पे ली है, वो गाड़ी प्रोबेबली आप उसके मालिक तो नहीं है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट तो मेरे हैं, ये एसेट भी मेरा है। सो असल में हम यूं कह सकते हैं कि एसेट नाम है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। जैसे वो कहते हैं ना सूफी, नाम है एतमाद का। ये एसेट नाम है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। अगर आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो आपके कंट्रोल में है और उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो आप लेंगे, ये आपका एसेट है, भले आप इसके मालिक हैं या नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया में रिवाज यही है कि अमूमन हम मालिक भी होते ही हैं, तो आपको 90-95% चीजें मलकियत में ही नजर आएंगी, लेकिन ऐसी चीजें भी निकल आएंगी जिसकी मलकियत नहीं होगी बट हम उसके मालिक होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो एसेट को अगर कोई पूछे व्हाट इज एसेट, तो आप कहेंगे एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है जी जी जी। एक बिल्डिंग हमने ली और आगे किराए पे दे दी। जी ठीक है, जाहिर है इस बिल्डिंग का कोई मालिक है, उसने किराए पे दी हुई है। ओके, दोनों का, उसका भी मेरा भी। बिल्कुल हो सकता है। देखिए मेरा एसेट क्या है, उस बिल्डिंग के अंदर जो इकोनॉमिक बेनिफिट मैंने हासिल करना है, मेरा एसेट वो है। जो ओरिजिनल मालिक है वो बिल्डिंग का मालिक है, मैं उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद इकोनॉमिक बेनिफिट का मालिक हूं, सिर्फ बिल्डिंग का मालिक नहीं हूं, जिसको हम बिल्डिंग ही कह देंगे। वो जो मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो कहेगा ये बिल्डिंग का मालिक भी मैं हूं और इसके अंदर जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसका मालिक भी मैं हूं। अच्छा, मैंने उसको लिया और आगे दे दिया, तो अब मैं भी उस बिल्डिंग के अंदर से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मालिक हो गया हूं।
अब फॉर ऑल लीगल पर्पसेस, कानूनी नजर से सिर्फ वही मालिक है। अकाउंटिंग की नजर से मैं भी मालिक हूं। अब मैं किस चीज का मालिक हूं? उस बेनिफिट का मालिक हूं जो उसके अंदर से मैंने लेना है, ना कि बिल्डिंग का। उसका नाम हम लिखेंगे कि बिल्डिंग, बट दैट डज नॉट मीन कि एक्चुअली द बिल्डिंग इज माई ओनरशिप। द बेनिफिट विद इन दैट बिल्डिंग इज माई ओनरशिप, दैट इज द कैच। इसीलिए इसके लिए लफ्ज कंट्रोल्ड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि अकाउंटिंग और कानून में अलग अलग बातें हो सकती हैं। हो सकता है लॉ एक बात को किसी और तरह से बयान करे और अकाउंटिंग किसी और तरह से बयान करे। तो जब हम लॉ की बात करेंगे तो लॉ को फॉलो करेंगे, जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। अब अगर कोई पूछे कि इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, तो लॉ की नजर से लैंडलॉर्ड मालिक है, अकाउंटिंग की नजर से मैं भी मालिक हूं। बात समझे? इसके लिए आप इंशाल्लाह FR 2 में मेरा ख्याल जाके मजीद तफसील पढ़ेंगे इसके ऊपर, इसलिए इससे मजीद की आगे हमें भी जरूरत नहीं है। एसेट्स बात क्लियर हो गई? ओके, व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हैविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से हमारे जहन में एक तासुर उभरता है, समथिंग विच इज ड्यू एंड पेएबल। मेरे जिम्मे कोई जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है ना। उर्दू में एक लफ्ज है वाजबात, मेरे पे वाजिब है। यानी मसलन मैंने आपसे कोई चीज़, मैं आपकी फ़र्ज़ करें मिल्क शेक की दुकान है और मैंने आपसे एक गिलास खोया खजूर पी लिया है और आपने कहा जी हम दो 500 रुपये था, तो और मैंने कहा कि मैं कल दूंगा। तो कल किसने देखी? मैं कहा जी कल दूंगा। अब आज के दिन में ये 500 रुपया मेरी क्या है? ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, मैंने पैसे देने हैं। लाइबिलिटी मीन्स सम ऑब्लिगेशन दैट आई हैव टू पे, राइट? लाइबिलिटी is a present obligation। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों कहा? आगे बताता हूं। which arises due to past event। भाई कोई ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में पैदा होनी है वो आज तो ऑब्लिगेशन नहीं है ना मेरी। मैं हफ्ते बाद आपकी दुकान पे आऊंगा, फिर मिल्क शेक पी के जाऊंगा और उसका उधार करके जाऊंगा, मैं आज आपको बता रहा हूं अभी तो आज तो कुछ भी मेरे जिम्मे नहीं है ना। कल आके आप कहें दे भाई पैसे तो उधार नहीं मैं कहूँगा यार ना मैं तेरी दुकान पे आया, ना मैं हजे कोई जूस कोई मिल्क शेक लिया, ना नाश्ता किया, क्योंकि हफ्ते बाद पीना तो है। तो which arises due to past event, in result of which there will be outflow, जिसके नतीजे में पैसे निकलेंगे। यानी ये सारी बातें पूरी होंगी तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या है? मैंने पैसे देने हैं किसी के और वो पैसे आज मेरे जिम्मे हैं। देने कब है? फ्यूचर में देने होंगे, आज शाम को देने होंगे, कल देने होंगे, हफ्ते बाद देने होंगे, कभी देने होंगे, बट आज वो मेरे जिम्मे चढ़ गई है लायबिलिटी। देखें, आज आप बैंक से फर्ज करें 10 लाख रुपए कर्जा ले लेते हैं और कहते हैं जी 6 महीने बाद वापस करूंगा। क्या ये पैसे आज आपने वापस करने? नहीं। लेकिन क्या ये कर्जा आपके सर चढ़ गया? कर्जा तो चढ़ गया, ये आज लायबिलिटी है। यानी लायबिलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि ये अभी वापस भी करनी है। लायबिलिटी होने का मतलब ये है कि मेरे जिम्मे कुछ वाजिबुल अदा हो गया है। देना कब है? वो तो जो मेरी आपकी डील है उसके मुताबिक देंगे। छोटी सी एक और एग्जांपल, आपके घर एक बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, महीना खत्म हुआ, बिल कब आया? बिल यकम को तो नहीं आता, बिल तो आएगा 8-10 दिन के बाद, फिर उसकी ड्यू डेट भी होगी उसके 5 दिन बाद। इसका मतलब है ये जो लेट से
कि जो दिसंबर का महीना खत्म हुआ है इसका बिल आएगा जी 10 तारीख को, फिर पे करूंगा जी 15 तारीख को। 31 दिसंबर को दिसंबर का बिल वाजिबुल अदा हो गया, आपने बिजली इस्तेमाल कर ली, आपके इसमें वाजिब हो गए हैं पैसे। अब सिर्फ उसकी बिल का इंतजार है, वरना पैसे आपने, ये ऐसे ही है कि जैसे आप वही मिल्क शेक वाले के पास गए, मिल्क शेक आपने पी लिया और फिर उसको कहा यार बिल ऑफिस भिजवा दी और उसने बिल नहीं भेजा, डज इट मीन कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? बिल ना आना डज नॉट मीन कि मैंने पैसे नहीं देने, चीज मैंने इस्तेमाल कर ली है, पैसे मेरे जिम्मे हो गए हैं। आप देने का मरहला है वो देख लेंगे, कल देने हैं, परसों देने हैं, हफ्ते बाद देने हैं, महीने बाद देने हैं, पर पैसे मेरे जिम्मे हो गए हैं। तो लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये आज आपके जिम्मे चढ़ गई है, जिम्मे आपके कंधों पे आ गई है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। जाहिर है माजी में कुछ हुआ है, जैसे अभी आपने मिल्क शेक पिया है तो पास्ट हो गया ना भाई, अगले ही सेकंड में पास्ट हो गया वो, और अब इसके नतीजे में क्या होगा? आउटफ्लो। अच्छा आप गौर करें, मैंने आउटफ्लो के आगे ब्रेक मार दी, मैंने कैश नहीं लिखा मैंने लिखा आउटफ्लो। जरूरी तो नहीं है कि मैंने लायबिलिटी कैश में पे करके सेटल करनी है। हो सकता है आपसे मिल्क शेक पिया है और बाद में मैं आपको आधा किलो बादाम सप्लाई कर दूं, हो सकता है ना कि भाई फर्ज करें कि मैं आपको ड्राई फ्रूट का सप्लायर हूं, मैं ड्राई फ्रूट का सप्लायर हूं और आप फर्ज कर लें आपका रेस्टोरेंट है, तो मैंने आपसे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया, बदले में आपको ड्राई फ्रूट सप्लाई कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी पे नहीं होगी, कैश में तो नहीं पे हुई, बट देयर वाज एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। यानी मैंने आपको उसके बदले कोई चीज देनी है। अब वो चीज कैश भी हो सकता है और कोई और एसेट भी हो सकता है। तो मैंने आपसे फर्नीचर खरीदा और बदले में आपको पुराने एसी दे दिए, ये भी पेमेंट हुई है। मेरा आपसे डील ये हुई है, भाई देखिए मैं आपसे फर्नीचर खरीद रहा हूं, हम महीने बाद मैं आपको 4 एसी पुराने सप्लाई कर दूंगा, तो लायबिलिटी है। एसी खरीद लिए, पैसे भी देने हैं कि नहीं देने? देने किस शक्ल में है? जरूरी नहीं है कि कैश की शक्ल में देने हो, किसी चीज की शक्ल में भी दे सकते हैं, ठीक है। जाहिर है कोई ना कोई टाइम तो बिजनेस में तय किया ही जाएगा ना। मैंने आपसे एक चीज खरीदी है तो मैं ये तय करूंगा ना कि कितने अरसे में पैसे देने हैं, 5 दिन में देने हैं या 50 दिन में देने हैं या 500 दिन में देने हैं, कब देने हैं तय करूंगा। अगर उससे ज्यादा टाइम हो जाए तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज होंगे। बिजनेस की डील है। देखें एक चीज ध्यान में रखिएगा, अकाउंटिंग कोई भी चीज एनफोर्स नहीं कर सकती, बिजनेस कैसे करना है एनफोर्स नहीं कर सकती, कारोबार आपने करना है, ये फैसला आपने करना है कि इसको जुर्माना लगाना है कि नहीं लगाना है, पैसे लेने हैं, जल्दी लेने हैं, देर से लेने हैं, कैश में लेने हैं, बैंक में लेने हैं, ड्राई फ्रूट लेना है, ये आपका है। अकाउंटिंग सिर्फ ये बताती है कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसको लिखना कैसे है। उसने आपको ये नहीं कहना कि कारोबार करना कैसे है, कारोबार आपने करना है। अब आप सही करें या गलत करें, जो कुछ आपने किया अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड कर लेगी। सही करेंगे तो भी रिकॉर्ड कर लेगी, गलत करेंगे तो भी रिकॉर्ड कर लेगी। अकाउंटेंट आपको बता देगा भाई गलत कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग का काम आपको सिर्फ ये बताना है कि हो क्या रहा है, फैसला तो आप करेंगे। आप इंसान, जीते जागते इंसान है, आपने फैसला करना है। तो लिहाजा जिस तरह आपने कहा कि अगर पैसे टाइम से ना दे, देर से दे, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो ये आपकी बिजनेस डील है। आपने अगर उसके साथ ये तय किया था भाई देखो तुम्हें मैं उधार दे रहा हूँ 30 दिन का, अगर बात 30 दिन से ऊपर निकल गई तो तुम्हें जुर्माना लगाऊंगा, तो ठीक है डील है, लगाएंगे। अच्छा 30 दिन गुजर गए और आपने जुर्माना नहीं लगाया, माफ कर दिया, तो ये भी आपका फैसला है, आप कारोबार कर रहे हैं, आपका फैसला है, आपने लगाया नहीं लगाया। अकाउंटिंग सिर्फ ये बताएगी कि जी इतना जुर्माना लगना था, नहीं लगा, बस। ओके, सो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस ड्यू टू पास्ट इवेंट and in result of which there will be an outflow of। जो तीसरी बात है ना, ये बड़ी अहम बात है। अगर कोई आपकी ऑब्लिगेशन हो फिर भी अगर आपने पैसे ही नहीं देने हैं तो फिर वो क्या ऑब्लिगेशन है? मिसाल के तौर पे कानूनन अगर आप एक इशारा तोड़ें,
आई मीन इफ यू वायलेट द सिग्नल, नॉट ब्रेक द सिग्नल, ऐसे थोड़े से नहीं तोड़ता है। आई मीन अगर आप इफ यू जंप द रेड लाइट, आप उससे गुजर गए, तो बताइए चालान बनता है कि नहीं बनता? वार्डन ने फड़े ही नहीं, कैमरा भी नहीं लगा था। नाउ व्हेन यू वायलेटेड द रेड सिग्नल ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, दैट इज वायलेशन ऑफ अ सिग्नल, देयर इज एन ऑब्लिगेशन। नाउ आपको चालान होना चाहिए, वार्डन ने फड़े ही नहीं, कैमरा भी नहीं लगा था। Would there be any requirement of an outflow of resources? No, it's not a liability. Liability तो तब होगी ना अगर उसके नजरिए में कुछ देना भी पड़ेगा। अगर पैसे नहीं देने, होना ही कुछ नहीं, पड़े किसी ने तो लाइबिलिटी। बात समझे? लाइबिलिटी मीन्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जिसके नतीजे में पैसे भी देने पड़ेंगे। आई मीन पैसे अब किस शक्ल में देने हैं ये एक अगली बात है, कि नकद नोट देने हैं, बैंक देना है, यानी चेक देना है, या कोई नॉन, जिसको क्या कहना चाहिए, नॉन कैश कोई चीज दे देनी है, तो ये आपका फैसला है, लेकिन देना कुछ ना कुछ पड़ेगा। अच्छा, अब वही यू जंप द रेड लाइट एंड कैमरे ने पकड़ लिया और घर आपके चलाना आ गया, तो देने पड़ेंगे पैसे। इट्स अ लायबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि अगर ट्रैफिक वार्डन ना खड़ा हो तो तुम निकल जाओ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस बात को समझना है कि there should be a liability is a liability when there will be an outflow of resources. If there is no outflow going to be happening, not because you are crooked, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने किसी से उधार पे माल खरीद लिया, आपने कहा मैं पैसे नहीं देने थे, मैं मार लेने पैसे, that is your liability, पैसे देने हैं। यानी अगर आप कहें मैं देने ही नहीं, जबरदस्ती भी एक चोरी ही होगी ना एक तरह की, आपने कहा चीज मैंने ले ली, मैं उन पैसे नहीं देने थे, लब ले मैनू, देने हैं आपने पैसे। वो अगर कानून के पास चला जाए और अदालत आपके खिलाफ फैसला कर दे, ये पैसे देने ही पड़ने हैं आपको, अगर पैसे देने वाला माफ कर दे तो फिर वो लायबिलिटी तो खत्म हो गई लायबिलिटी। लेकिन जब तक वो माफ नहीं होती तब तक लायबिलिटी है। सो आमतौर पे आपने कभी सुना हो, कभी न्यूज में ही सुना हो कि फलां कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। ये बड़ी कंपनीज बाज़ औक़ात, या अगर आपने कभी कोई खबरों में यूएस मार्केट से कभी कोई खबर पड़ी हो, जैसे बैक इन टाइम जनरल मोटर्स ने बैंकरप्सी फाइल की, या आप गूगल कीजिएगा कि फाइलिंग अंडर चैप्टर 11, चैप्टर 11 इज अ बैंकरप्सी चैप्टर अंडर यूएस लॉज। तो एक कंपनी जब इस काबिल नहीं रहती कि वो लोगों के पैसे दे सके, तो वो अदालत के पास चली जाती है और कहती है जनाब मुझे दिवालिया डिक्लेयर कर दें। यानी मैं अपने मुंह से कहूंगा ना कि भाई मैं मर गया, लुट गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरा गला दबा देंगे आगे। वो कोर्ट के पास चला जाता है, वो कहता है जनाब ये मैं एक अपनी दरखास्त लेके आ गया हूं अंडर चैप्टर 11 ऑफ द स्टैट्यूट एंड प्लीज डिक्लेयर मी बैंकरप्ट, मैं डूब गया हूं। नो, कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करेगी या एक टीम अपॉइंट करेगी, वो उसके सारे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड खंगालेगी, उसकी प्रॉपर्टियां खंगालेगी, उसके एसेट देखेगी और सारा कच्चा छट्टा निकाल के देखेगी कि क्या इसके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं कि ये अपनी लायबिलिटीज पे कर सके। फर्ज करें उसके पास टोटल एसेट्स हैं 100 मिलियन के, लोगों का देना 500 मिलियन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 20% तो लोगों को पेमेंट हो सकती है। भाई 500 में से 100 तो पे हो सकता है, बाकी का 400 80% पे नहीं हो सकता। तो द कोर्ट विल डिक्लेयर हिम बैंकरप्ट एंड देन विल डिसाइड कि 100 मिलियन को किस किस को कितना कितना मिलेगा, एंड देन उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने पास ले लेगी, उसको नीलाम कर देगी, उसके पैसे वसूलेगी, फिर जिस जिसको पैसे देने हैं उसको पैसे देगी। सो सादा लफ्जों में एवरीवन विल गेट 20%। आपका 10,000 था, आपको 2,000 मिल जाएगा, आपका 10 लाख था, आपको 2 लाख मिल जाएगा, आपका 50 लाख था, आपको 10 लाख मिल, हर एक को जो पैसा था उसका 20% मिल जाएगा और 80% बैड डेट हो जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा कर्जा जो बुरा हो गया, बैड हो गया, डूब जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन ऐसे नहीं खत्म होती। अगर आपने लोगों के पैसे देने हैं तो देने हैं, भले आपके पास देने की सकत है या नहीं है, देने हैं, ये आपकी लायबिलिटी है। हाँ, या तो वो माफ कर दे, इसका मतलब आप नहीं देने, तो लायबिलिटी खत्म, या फिर आप गवर्नमेंट के पास चले जाएं और कहें जनाब मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दें, और गवर्नमेंट बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे,
तो जितने 20% देने हैं वो हैं और बाकी का 80% खत्म, वो लायबिलिटी नहीं रही। तो लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन which arises due to past event, in result of which there will be an outflow of resources. बात तो रिसोर्सेज पे भी खत्म नहीं होती है। कौन से रिसोर्सेज? भाई मैंने आपको कोई रिसोर्स देना है, क्या करूं? यहां से ये पेंट खुर्च के आपको दे दूं? वो कुछ चीज दे रहा हूं ना, मैं कहा जी आपके 10 रुपए देने थे, एलो जरा, एलो लगे। Something which has a value, resources, जिसके अंदर कोई बेनिफिट भी है, जिसकी कोई वैल्यू है। रिसोर्सेज एम्बॉडिंग, जिसके अंदर शामिल हैं क्या? कुछ बेनिफिट्स। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी चीज दूंगा आपको जिसकी कोई वर्थ है, तो वही मेरी लायबिलिटी सेटल हो रही है ना, वरना तो फिर सेटल नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि मैंने आपका 50,000 देना हो और मैं आपको कूड़ा उठा के दे दूं। कूड़ा बिकता है यार, वो कूड़ा उठा के दे दूं, उसकी कोई वर्थ है, उस कूड़े की कोई वैल्यू होगी ना, कि जनाब फी किलो कूड़ा हम लेंगे जी लेट से 50 पैसे के हिसाब से, तो 50,000 रुपए के लिए कितना कूड़ा देना पड़ेगा? 1 लाख किलो, यानी कि 100 टन कूड़ा देना पड़ेगा। तो मैंने उसको 100 टन कूड़ा इकट्ठा किया, दे दिया। हाँ, कूड़ा बिकता है भाई, कूड़ा बिकता है। तो कूड़े को जलाया जाता है, जला के उससे हीट पैदा की जाती है, हीट से उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे तो कूड़ा बिकता है। सो लायबिलिटी क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके, हम तुसी ना कम फड़ ए जड़ा घर दा कूड़ा है बाहर नहीं जाएगा, पट्टी आप बेचेगा। वैसे तो वो होता ही है ना, यानी आप देखें ना बाज़ घर में कोई रद्दी, कोई है ना, कोई बोतलें, प्लास्टिक है, तो वो भी बिकता ही है ना, ऐसे कूड़ा भी बिक जाता है। जो दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि गार्बेज को कलेक्ट करके उसको बर्न करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज है इक्विटी। इक्विटी का जो इस्तेमाल है ना, वो लफ्ज़ का अंग्रेजी में ये मुख्तलिफ मानों में आता है। जैसे इक्विटी का एक अंग्रेजी मीनिंग है बराबरी, मसावात, इक्विटी, इक्वालिटी से इक्विटी। एक इक्विटी का जो अकाउंटिंग में मीनिंग हम लेते हैं वो होता है मालकाना हकूक, मालक के पैसे। एक कारोबार है, इस कारोबार में मालक ने 10 करोड़ रुपए लगाया है। अब इस कारोबार के पास कितने पैसे हैं? 10 करोड़। किसके हैं ये? मालक ने दिए हुए। तो इस कारोबार पे मालकाना हकूक कितने रुपए के हैं? 10 करोड़। अच्छा, इस कारोबार ने उस 10 करोड़ रुपए से बिल्डिंग खरीद ली है। उन्होंने कहा भाई इसके अंदर मशीनें भी रखनी है, भाई सिर्फ बिल्डिंग लेने से तो कारोबार नहीं चलेगा, अंदर मशीनें लगाएंगे तो प्रोडक्शन होगी। उन्होंने कहा अच्छा उसके लिए हम बैंक के पास जाते हैं। बैंक के पास चले गए, उसको कहा जनाब 10 करोड़ की बिल्डिंग हमने ले ली है, हमें 15 करोड़ की मशीनें भी लगानी है, वो तुझे दे दो पैसे। उन्होंने कहा ठीक है ले लें। 15 करोड़ रुपए के अंदर ला के मशीनें लगा दी। अब इस कारोबार के पास कुल असासा एसेट्स कितने के हैं? उसमें से मालकाना हकूक कितने हैं? 10 करोड़ के। बाकी 15 किसका है? बैंक का लगा हुआ। तो इक्विटी असल में क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। भाई मेरे पास कुल एसेट्स थे 25 करोड़ के, उसमें से लायबिलिटीज कितनी थी? 15 करोड़ की, और दे दें तो बाकी किसके पैसे हैं? मालक के पैसे। इक्विटी मींस ओनर्स इक्विटी। इक्विटी का लफ्ज ओनर्स इक्विटी यूं भी कह दिया जाता है।
ओनर्स इक्विटी। क्या चलते हैं, बट सही लफ्ज यही है, इक्विटी। यानी सही नहीं कहना चाहिए, जो बेहतर इस्तेमाल है लफ्ज का वो ये है, इक्विटी। ये ऐसे है ना, जैसे मैं आपके सामने बहुत सारे नंबर्स लिख दूं तो आप उसको नंबर्स नहीं डाटा बोलते हैं हालांकि नंबर का भी मतलब तो वही है, लेकिन जो सही बेहतर लफ्ज है वो डाटा है। ऐसे ही जो मालिकाना हकूक हैं उसके लिए आपने एक लफ्ज सजेस्ट किया कैपिटल, तो कैपिटल भी कह लेते हैं, बट जो अकाउंटिंग में लफ्ज डिफाइन है वो इक्विटी है। इक्विटी इंक्लूड्स द टर्म कैपिटल, ठीक है, एंड इट इज मोर देन कैपिटल। कैपिटल का लफ्ज क्या बताता है कि मैंने बिजनेस में सरमाया डाला कितना है। कैपिटल मतलब सरमाया। सो मैंने कारोबार शुरू करना था, 10 करोड़ डाल दिया, कैपिटल कितना है मेरा इसमें? 10 करोड़। फिर इस कारोबार से हुआ मुनाफा 2 करोड़ का। अब मैंने कारोबार में कैपिटल डाला कितना है, लेकिन मेरी इक्विटी कितनी है? 12 करोड़। और मुनाफा भी तो मेरा ही है, और किसका? बात समझ रहे हैं फर्क क्या है? तो इक्विटी मीन्स सारे पैसे जो मेरे हैं, भले वो मैंने इन्वेस्ट किए थे या वो उसके इन्वेस्ट के ऊपर मुनाफा आ गया। अब आप यूं देखें कि मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, 15 करोड़ कारोबार में कर्जा लिया, टोटल कितना हो गया? 25 करोड़। फिर इस 25 करोड़ से बिजनेस किया और 4 करोड़ का मुनाफा हो गया। उस 4 करोड़ के मुनाफे में से करोड़ रुपए बैंक को दे दिया इंटरेस्ट में, पीछे 3 करोड़ मुझे मुनाफा बच गया। अब पहले मेरे बिजनेस के पास एसेट्स कितने थे? 25 करोड़ के। अब कितने के हो गए होंगे? 28 करोड़ के। 3 करोड़ मुनाफा भी तो आ गया ना, इससे मेरे बिजनेस के एसेट बढ़ गए होंगे। अब मेरे एसेट कितने के हो गए? 28। तो उसमें से मेरे पैसे कितने? 13। कैसे पता लगा? 28 के एसेट्स में से बैंक की 15 की लायबिलिटी माइनस कर दी, पीछे जो बचा वो मेरा। तो असूल क्या है इक्विटी को फाइंड आउट करने का? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये जो आपके सामने चीज लिखी हुई है, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन ही लिखी हुई है ना। अब इसी को, हाँ बस ये फर्क है थोड़ा सा कि इक्वेशन जरा लिखने का अंदाज ये है कि थोड़े नंबर दाएं बाएं हुए हुए हैं। यानी इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, इसको यूं लिखा जाता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। बात तो एक ही है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस इक्विटी, या इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस। बात तो एक ही है ना, एक ही इक्वेशन को दाएं बाएं किए जा रहे हैं हम। तो ये जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अकाउंटिंग इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि इक्विटी को डिफाइन कर दें तो आप क्या कहेंगे? एसेट माइनस, लेकिन डेफिनेशन तो अंग्रेजी में बयान करनी होती है, वो फार्मूले में थोड़ी बयान करनी होती है ना। ये तो लिखा ही नहीं हुआ। इसी इक्वेशन को अंग्रेजी में बयान कर दें। दैट पार्ट ऑफ एसेट which is left after deducting liabilities। एसेट में से लायबिलिटी डिडक्ट कर देने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो इक्विटी है। तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। किसी बिजनेस के एसेट में से लायबिलिटीज डिडक्ट करने के बाद जो नेट बैलेंस बच जाएगा, दैट इज माय इक्विटी। बात तो वही है, एसेट माइनस लायबिलिटीज, बस उसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो जरा इस अंदाज में लिखेंगे, मैं बयान किए देता हूं। हाँ जी, पॉन्ड, पॉन्ड से क्या मराद है? ओन्ड। अच्छा, मैं पॉन्ड होता है ना जोहड़, ओन्ड। अच्छा, ओन्ड एसेट क्या हुआ? नहीं नहीं, ओन्ड एसेट नहीं है ना, एसेट की बात हो चुकी है, एसेट के लिए ओनरशिप लाजमी नहीं है। जी, उसकी वो 1 करोड़ का इंटरेस्ट निकाल दिया ना हमने।
4 हुआ था मुनाफा, उसमें से बैंक का इंटरेस्ट निकाल के बाकी 3 बचा। तो मैं इसको डिफाइन यूं करूंगा, इक्विटी इज दी रेजिजुअल, रेजिजुअल का मतलब होता है बचा हुआ, रेजिजुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सूद, सूद। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं यार, अच्छा मुझे एक बात है, वैसे अगर मैं सिर्फ लिंग्विस्टिक्स की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो सूद में और मुनाफे में क्या फर्क है? लैंग्वेज की कोर डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं, तो सूद में और मुनाफे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सूद फारसी का लफ्ज है जिसको उर्दू में मुनाफा कहते हैं। अब सूद बतौर इस्तिलाह एक डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होता है, वो वही है जिसको इंटरेस्ट सूद हम कहते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सूद मुनाफा होता है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आम जुबान डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से देखें ना, तो आपने वो कभी पढ़ा हो किताब में या शायरी में कि जिंदगी के सूदो ज़ियां का कभी हिसाब करना है? सूदो ज़ियां क्या है? ये नफा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन बतौर इस्तिलाह सूद से मुराद वो है जिसको अरबी में रिबा कहा जाता है, वो उसको इंटरेस्ट हम कहते हैं, राइट। ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट सूद के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इंटरेस्ट दिलचस्पी के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंटरेस्ट हिस्से के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ये एक बिल्डिंग है, इसमें मेरा भी कोई हिस्सा है। आई हैव एन इंटरेस्ट इन द बिल्डिंग। मैंने इंटरेस्ट मीन हिस्सा, ताल्लुक, मेरा भी इसमें कोई रोल है ना, मेरा भी इसमें कोई इंटरेस्ट है, हिस्सा, जिसके लिए एक और लफ्ज आप कह सकते हैं शेयर, स्टेक, है ना। लेकिन स्टेक बोलते हैं तो उसकी कुछ और इंप्रेशन है, शेयर बोलते हैं तो उसका कुछ और इंप्रेशन है, इंटरेस्ट बोलते हैं तो उसका कुछ और इंप्रेशन है। फर्क सिर्फ ये है, इसलिए यहां लफ्ज शेयर भी नहीं लिखा गया, स्टेक भी नहीं लिखा गया, इंटरेस्ट लिखा गया। इंटरेस्ट मीन मेरा भी इसमें कुछ हिस्सा है। वो हिस्सा जरूरी नहीं है कि शेयर की शक्ल में हो, जरूरी नहीं है कि स्टेक की शक्ल में, मेरा भी कुछ हिस्सा है। वो हिस्सा क्या है? जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई कि मैंने किसी एक बंदे से बिल्डिंग किराए पे ली है और मैंने आगे किराए पे दी हुई है, इस बिल्डिंग में मेरा भी कुछ इंटरेस्ट है, मेरा भी कुछ हिस्सा है। मैं मलकियत वाला हिस्सा नहीं है, शेयर नहीं है, वो मेरा भी कुछ हिस्सा है। क्या इसमें मैं भी कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट का रोल प्ले करूंगा? ठीक है। तो इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, बकाया हिस्सा, आम लफ्ज में बकाया हिस्सा, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन दी एसेट्स ऑफ बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज। कंपनी के एसेट्स में तमाम लाइबिलिटीज डिडक्ट करने के बाद जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसको इक्विटी बोलते हैं। तो देखें इक्वेशन भी तो यही कह रही है कि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। जब आप एसेट में से लाइबिलिटी निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा? रेजिडुअल। वो क्या कहलाएगा? इक्विटी। ओके वो भी इक्विटी होगी। और कल को उस बिजनेस ने कमाई कर ली तो उसकी इक्विटी बढ़ जाएगी, वो भी इक्विटी होगी। ठीक है। और कल को नुकसान हो गया तो कम हो जाएगी, वो भी इक्विटी होगी। सो अगर आपने एक कारोबार शुरू किया 10 करोड़ से और 4 करोड़ का नुकसान हो गया तो आपकी इक्विटी कितनी है? 6 करोड़। आपने सरमाया इन्वेस्ट कितना किया था? 10 ही किया था, लेकिन आपकी इक्विटी कितनी है? 6 करोड़। इसलिए मैं लफ्ज इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा, सरमाया नहीं बोल रहा, कैपिटल नहीं बोल रहा, मैं लफ्ज बोल रहा हूं इक्विटी। जो आपका हिस्सा बचा हुआ हिस्सा है, नुकसान नुकसान नफा सब जमा तफरीक करके जो बच आपके लिए बच गया, वो है इक्विटी। वो जितना आपने इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। सो कैपिटल का तो मतलब है जो पैसा मैंने डाला कारोबार में। इक्विटी का मतलब है मेरा हिस्सा कितना है, वो उस कैपिटल से
ज्यादा भी हो सकता है, कैपिटल के बराबर भी हो सकता है, कैपिटल से कम भी हो सकता है। ठीक है, आपने मिलके कारोबार में 50-50 हजार डाला, कारोबार को 15,000 का मुनाफा हो गया। अब आपका 57,500 ईच है भाई, 15,200 में तकसीम हो गया, 7,500 आपका हो गया, 7,500 आपका हो गया। कैपिटल कितना है? 50,000। इक्विटी कितनी है? 57,500। आपने 50,000 डाला, कारोबार को 20,000 का घाटा हो गया, 10,000 आपका निकल गया, 10,000 आपका निकल गया। तो अब आपका कैपिटल डाला कितना था? 50,000, लेकिन अब इक्विटी कितनी है? 40,000, तो 10,000 का घाटा हो गया। तो इस तरह से इक्विटी का लफ्ज है जो अकाउंटिंग इस्तेमाल करता है। कैपिटल का लफ्ज हम पढ़ेंगे, करेंगे, लेकिन वो इक्विटी का एक कंपोनेंट है, वो पूरा इक्विटी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कैपिटल इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, बट इट इज नॉट द होल इक्विटी। सो कैपिटल इज अ सबसेट ऑफ इक्विटी, यूं कह लीजिए। ले जी, ये 3 डेफिनेशन हमने मुकम्मल की हैं। ये तीनों बड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस हैं और बहुत एडवांस लेवल की डेफिनेशंस हैं जो हमने यहाँ पे देखी हैं। ये सारी जिंदगी ये डेफिनेशन चलनी है जब तक ये बदल नहीं जाती। फिर मुस्तकबिल में अगर बदल गई तो फिर तो कुछ नहीं कह सकता। एज ऑफ टुडे ये डेफिनेशंस इंटरनेशनली राइज हैं, दुनिया में राइज हैं। यानी ये सिर्फ कोई हमने बेसिक बातें नहीं की हैं, ये वो डेफिनेशंस हैं जो दुनिया में राइज हैं, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की तरफ से जारी की हुई, जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जारी किया हुआ है। ये वो डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस के मुताबिक हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि इनकम क्या होती है और एक्सपेंस क्या है, और जब ये पांचों एलिमेंट पूरे हो जाएंगे तो फिर हम ये बात शुरू करेंगे कि अब इनको रिकॉर्ड कैसे करना है। क्योंकि रिकॉर्ड करते हुए मुझे ये बात पहले मालूम होनी चाहिए मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, इक्विटी रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसकी रिकॉर्डिंग उस एतबार से होनी है। इसलिए पहले ये जानना जरूरी था कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, फिर इनकम और एक्सपेंस क्या होता है। और जब हमें ये समझ आ जाएगी तो अब हम रिकॉर्डिंग पे आएंगे और फिर हम देखेंगे कि एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है, इक्विटी को कैसे रिकॉर्ड करना है, इनकम को कैसे करना है, एक्सपेंस को कैसे करना है, लायबिलिटी को कैसे करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। comprises of current assets and non-current assets. So,